नमस्कार। आज हम देहरादून के एक ऐसे गांव में हैं जो रचनात्मकता और सृजन का गांव है। यहां हिमालय की शांत वादियों के बीच एक ऐसा वातावरण तैयार किया गया है जहां लेखक अपनी कल्पना को शब्दों का आकार दे सकते हैं, कुछ अद्भुत रच सकते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि हम लेखक गांव में हैं और यहाँ 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की जा रही है, जिसमें उत्तराखंड के अविस्मरणीय साहित्यकारों को याद किया जा रहा है। उत्तराखंड के अविस्मरणीय देहरादून के लेखक गांव में उत्तराखंड के अविस्मरणीय साहित्यकारों को समर्पित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी की शुरुआत गरिमामय माहौल में हुई। सबसे पहले मंच पर लेखक गांव का स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया, जिसने पूरे कार्यक्रम को साहित्यिक और सांस्कृतिक रंग से भर दिया। गीत प्रस्तुति के बाद कार्यक्रम में पहुंचे सभी अतिथियों का परंपरागत तरीके से सम्मान किया गया। अतिथियों को अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया गया। राष्ट्रीय संगोष्ठी का स्वागत भाषण संगोष्ठी की संयोजक एवं पूर्व उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर सविता मोहन ने दिया। उन्होंने कहा कि यह आयोजन उत्तराखंड के उन सभी साहित्यकारों को नमन करने का अवसर है जिन्होंने जीवन भर साहित्य की साधना की। ये लेखक गांव की धरती उर्वरा धरती है। इस धरती में सपने बोए जाते हैं। आप यहाँ पर एक एक सपना यहाँ से घर ले जाइए और वो फलीभूत हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ये मंच बड़ा अद्भुत सजा है। आज आप देख ही रहे होंगे 6 निदेशक हैं मुझको मिला करके। ये अद्भुत मंच है। एक इसमें इस समय काम कर रहे हैं खाली जी, बाकी हम सब रिटायर्ड लोग यहाँ पर उनका साथ देने के लिए यहाँ पर हैं। अद्भुत मंच है। मैं इन सब लोगों का स्वागत करती हूँ और डॉक्टर महेश्वरी जी, डॉक्टर रजवार जी, डॉक्टर त्रिवेदी जी, डॉक्टर घिलियाल जी, आप मुझे जो कुछ भी देख रहे हैं आज ना, बोलने वाला, लड़ने वाला, चलने वाला, इन लोगों की बदौलत है। इन्होंने मुझे सिखाया है। इन्होंने ही मुझे लड़ना और बोलना सिखाया। कॉलेज की कोई समिति ऐसी नहीं होती थी जब मैं इनके साथ काम नहीं करती थी और गलतियां नहीं करती। लेखक गांव के संरक्षक डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में उपस्थित रहे। उनके साथ ही उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की प्रधान संपादक डॉक्टर अमिता दुबे, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार की पूर्व कुलपति डॉक्टर सुधारानी पांडे, देहरादून स्थित स्पर्श हिमालय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर गोविंद सिंह रजवाड़ के साथ प्रशासनिक अधिकारी और साहित्यकार ललित मोहन रियाल मुख्य अतिथि के तौर पर संगोष्ठी में मौजूद रहे। अपने संबोधन में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं
भारत के पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि जो समाज अपने साहित्यकारों और साहित्य को भूल जाता है, वो समाज कभी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सकता। उन्होंने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की साहित्यिक संस्थाओं के बीच व्यापक समन्वय तथा अधिक संयुक्त आयोजनों की आवश्यकता पर बल दिया। हमारा जो संयुक्त प्रदेश उत्तर प्रदेश, जिसकी कोख से उत्तराखंड का जन्म हुआ, आज दोनों प्रदेश मिलकर के वो भी साहित्य के बारे में और साहित्य के बारे में भी उत्तराखंड के उन लोगों को हम याद कर रहे हैं जिन लोगों को, अब जैसे गोविंद वल्लभ पंत जी के बारे में है, अब इनका साहित्य कहीं दिखता ही नहीं, मिलता ही नहीं। और अभी जब गोविंद वल्लभ पंत जी की बात होती है तो भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत जी सामने आ जाते हैं। तो जिस व्यक्ति की एक बहुत लंबी साधना रही, जिन्होंने नाटक लिखे, उपन्यास लिखे, कहानियां लिखी, व्यंग लिखे, समाचार पत्र निकाला, पूरा जीवन का तिल तिल खपा करके जिन्होंने एक बहुत बड़ी इमारत हम लोगों के लिए बनाई, वो उसको कमोबेश हम थोड़ा सा भूल गए। तो मुझे लगता है कि ये जो कार्यक्रम है ये सामान्य कार्यक्रम नहीं है। जो ये विचार आया कि चाहे गोविंद वल्लभ पंत जी हों, चाहे चातक जी हों, चाहे शिव प्रसाद डबराल चारण जी हों और चाहे पार्थसारथी डबराल जी हों, मुझे लगता है इन चारों लोगों का आज उनका विमर्श के लिए उनको हम याद भी कर रहे हैं और याद करने के साथ साथ उस अभियान को हम आगे कैसे करके लेकर के जाएंगे, ये निश्चित इस जो गोष्ठी हो रही है इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेगी। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता, लेखक और नैनीताल के जिला अधिकारी ललित मोहन रियाल ने उत्तराखंड में साहित्यिक मानचित्रण यानी लिटरेरी मैपिंग की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने उत्तराखंड के हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि तथा प्रमुख लेखकों की लेखन एवं चिंतन शैली का विस्तार से विश्लेषण प्रस्तुत किया। साहित्यकारों के जो सृजन है, जो उनके अपने संघर्ष गतिरोध से उपजा हुआ अनुभव है, वो सामान्य स्मृतियों से दीर्घजीवी होता है, तेजस्वी होता है और समय के गुजरने के बावजूद भी अप्रभावित रहता है। और ये अमर तत्व इन साहित्यकारों का ये विरलता से जन्म लेता है। कागज हम भी रंग रहे हैं, लेकिन याद इनको कर रहे हैं, प्रेरणा भी इनसे ले रहे हैं। अशोक के फूल निबंध में हजारी बाबा कहते थे कि ये दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना याद रखती है जितने से इसका स्वार्थ सदता है। लेकिन इसके बावजूद भी वी आर डिस्कसिंग दोज डिग्निटीज। भवभूति केवल इसलिए लिख रहे हैं, लोगों ने कहा कि आप तो ऐसा लिखते हैं, कह रहा तुम्हारे लिए नहीं लिखा है। मम को अपि समान धर्मा, कि पृथ्वी विपुल है, समय असीम है और कभी न कभी मेरा समान धर्मा जन्मेगा जो मेरी बात समझेगा और मुझे याद करेगा। आगे अभी फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर साहब ने, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर साहब ने भविष्य की क्या योजनाएं होनी चाहिए उसको लेकर अपनी यहाँ पर थॉट्स जो उनकी हैं रखी। तो हम क्या कर सकते हैं? इंस्टीट्यूशनल वर्क कर सकते हैं, संस्थान, अकेडमीज, भाषा संस्थान, सृजन पीठ, लेखक ग्राम जैसे जो नामचीन हमारे पॉपुलर रचनाकार हैं, करिकुलम में उन्हें रखें। पब्लिकेशन स्कीम, जैसे केंद्रीय साहित्य अकादमी ने 100 से अधिक लेखकों के ऊपर मोनोग्राफ छपाए हैं, हमें भी सीरीज की दिशा में काम करना चाहिए। गोविंद वल्लभ पंत जी की बात भी सांसद इन्होंने फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ने की और सब लोग उनको भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत जो राजनेता थे उनसे मान लेते हैं। कोहिनूर का लुटेरा 100 बार से ज्यादा मंचन हुआ, पंडित नेहरू उसके 100वें मंचन में गए थे। अंगूर की बेटी, राजमुकुट। मुझे ऐसा ध्यान है कि जब हम 12th 10th में पढ़ते थे तो नाटक जो है मंडल वाइज होते थे, तो राजमुकुट उनमें से था। हम लोग तो खैर कोई और नाटक पढ़ते थे, लेकिन राजमुकुट उस संकलन में था। डिजिटलीकरण की दिशा में
सभी रचनाकारों की जो अद्यतन उपलब्ध रचनाएं हैं उनको हमें डिजिटल प्रारूप में प्रिजर्व करना चाहिए और लिटरेरी मैपिंग करनी चाहिए। तो साहित्य का संरक्षण इसलिए भी जरूरी है कि वो किसी समाज की स्मृति, पहचान और संवेदना को जीवित रखता है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान और लेखक गांव के तत्वाधान में इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की प्रधान संपादक डॉक्टर अमिता दुबे ने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साहित्यकारों और उनके साहित्य को अलग-अलग नहीं देखा जा सकता। दोनों प्रदेशों की साहित्यिक और सांस्कृतिक चेतना एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई है। हिंदी संस्थान केवल हिंदी भाषा के, हिंदी साहित्य के उन्नयन की दिशा में आगे नहीं बढ़े, वरन वो हिंदी को सेतु बनाकर कार्य करने वाले उन सभी साहित्यकारों, रचनाकारों को अपने निकट लाए जो हिंदी के साथ साथ अन्य भारतीय भाषाओं के प्रति भी आदर का भाव रखते हैं, सृजन का भाव रखते हैं। जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश अलग अलग नहीं थे, तब गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा में प्रकाशित रचनाओं को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान प्रत्येक वर्ष अपनी पुरस्कार योजना में सम्मिलित करता था। वर्तमान में ये भाषाएं कुमाऊनी, गढ़वाली ये उत्तराखंड के भाषा संस्थान के दायित्व में सम्मिलित होने के कारण हिंदी संस्थान की उस पुस्तक पुरस्कार योजना से तो अलग हो गई, परंतु जो हमारी बृहद पुरस्कार योजना है वो अखिल भारतीय स्तर की है। वो अखिल भारतीय स्तर के साथ साथ वो विश्व स्तर की है, क्योंकि हम प्रवासी भारतीय हिंदी भूषण सम्मान और हिंदी विदेश प्रसार सम्मान देकर उन रचनाकारों को के जो उनके कार्य हैं उनका उल्लेख करते हुए उन्हें सम्मानित करने का गौरव प्राप्त करते हैं। इसलिए हिंदी संस्थान केवल उत्तर प्रदेश का नहीं है, केवल उत्तराखंड का नहीं है, उसका कार्य क्षेत्र पूरा भारतवर्ष है, पूरा विश्व है। ये बहुत ही अच्छा क्षण है कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने लेखक गांव को इसके आयोजन के लिए चुना। ये लेखक गांव चूँकि अब देश का प्रथम लेखक गांव नहीं है, बल्कि ये विश्व पटल पर भी जाने लगा है और इसकी जो है नाम पूरे विश्व के कई देशों में, विश्व के देशों में लोग जान चुके हैं इसको। और दूसरी चीज़ ये है कि जो मंचासीन यहाँ पर लोग हैं, मैं सर्वप्रथम डॉक्टर अनीता दुबे जी का आभार व्यक्त करता हूँ और वो आपका स्वागत, अभिनंदन भी करता हूँ कि आपने यहाँ पर आयोजन के लिए ये स्थल या जो लेखक गांव जो कि प्रसिद्धि स्थल है बन चुका है, लेखकों का ही नहीं बल्कि साहित्यकारों का, कला क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में, इवन यही नहीं बल्कि इसमें बहुत सारे आयाम जुड़ने वाला है इस लेखक गांव से। और इसका जो है और इसका पटल जो है बड़े स्तर पर होने वाला है, कई क्षेत्रों में इसमें आयोजन होने की उम्मीद है और ये ऐसे जो है इसमें काम किया जा रहा है। हिंदी की ये जड़ें चाहे उत्तर प्रदेश की हों चाहे उत्तराखंड की हों, वह वैश्विक स्तर पर केवल हिंदी नहीं भाषाई संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रही है। हम राष्ट्रीय संगमनी वसुना वैदिक परंपरा में जो कहा गया, तो यह आयोजन जो उत्तराखंड के स्मरणीय महान साहित्यकारों के बारे में करा जा रहा है कि भाषा, लेखन, संस्कृति जहाँ जाते हैं वहाँ एक साथ घुल मिल जाते हैं। आप अलग अलग नहीं पहचान सकते कि ये उत्तराखंड का है या उत्तर प्रदेश का या मध्य प्रदेश का। जैसे भारतीय भाषाओं की अंतर्वर्ती धारा एक है, सब एक सूत्र में जोड़ रही हैं। संस्कृत के साथ जुड़कर एक साथ गंगोत्री का समुद्र गति देने वाली धाराओं की तरह यह हिंदी का प्रचार प्रसार है। मैं अधिक न बोलकर केवल यह कहूँगी कि नई पीढ़ी भी लिख रही है, पढ़ रही है, झुकाव भी है, क्योंकि आप देख रहे हैं एक लिटरेरी फेस्ट हर शहर का एक उत्साह भरा वो बन गया। उसमें केवल वरिष्ठ लेखक ही नहीं, युवा पीढ़ी बढ़ चढ़ के बात लेती है। ये अच्छा संदेश है, क्योंकि जब
समाज या राष्ट्र संक्रांति के दौरान से गुजरता है। ये लेखन, आत्मा का संवाद और आत्मा लोगों को जोड़ने का काम भी साहित्य करता है। समारोह की अध्यक्षता कर रहे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहानी ने राज्यों की साहित्यिक संस्थाओं और मुक्त विश्वविद्यालयों के बीच संयुक्त रूप से अकादमिक एवं शैक्षणिक गतिविधियां संचालित करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पैदा हुए साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य को जिस स्तर पर समृद्ध किया है, उसका दूसरा उदाहरण मिलना मुश्किल है। आज की गोष्ठी जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के सहयोग से लेखक गांव में हो रही है, उस सब में जो भी हमारी प्रतिभागिता है, उस नाते हम अपने पूर्वजों को, अपने उत्तराखंड के महत्वपूर्ण साहित्यकारों को याद कर रहे हैं। अविस्मरणीय शब्द जब आया तो मुझे भी लगा कि ये जो स्मरण करना और भूल जाना है वो किस रूप में होता होगा और कैसे हम ऐसे अवसर पैदा करते हैं कि उस बहाने जो हो गया था, जो भूला जा रहा है, उसको बार बार अपने आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाएं। हम सब लोग उत्तराखंड के ऐसे महनीय साहित्यकारों को जानते हैं जिन्होंने सीमा जो आज उत्तराखंड है उसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक पहुंचाया। उसमें हमारे बोली भाषाओं के तमाम तरह के साहित्यकार हैं। संस्कृत की विधा से अगर शुरू करते हैं तो वहाँ कालिदास का जिक्र अभी आया, जिन्होंने कहा अस्तुत्तरश्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगारी राजा। अब वो हिमालय की जो सीमाएं हैं वो कहाँ कहाँ तक पहुँची, मुझे इसमें ये भी लगता है कि उत्तराखंड के लोग जो महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं उन्होंने बोली भाषाओं को छोड़कर हिंदी को, अंग्रेजी को, संस्कृत को, जो 3 बड़ी भाषाएं हैं उनमें अपनी बड़ी भूमिका सिद्ध की है, अलग अलग बोली भाषाओं से छोड़ करके भी। और आज के दिन जब हम लोग ये महत्वपूर्ण तौर पर समझ रहे हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षण अध्ययन होना है, तो कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी से लेकर नेपाली और तमाम हमारी क्षेत्रीय बोलियों में भी बहुत काम हो रहा है। तो इन सब साहित्यकारों को हम याद करते हैं, स्मरण करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। हमारा जो आज का आयोजन है, ये इस आयोजन के बाद जो भी ऐसे महत्वपूर्ण रचनाकार जो छूट रहे हैं किसी भी विधा में, किसी भी साहित्यिक लेखन में, उनको हम अपने अध्ययन का हिस्सा बनाएं, उनमें शोध करें और भविष्य के लिए अपने विद्यार्थियों तक, अपने उत्तराखंड की आगामी पीढ़ियों तक या देश और दुनिया तक उनका नाम पहुंचाएं, ताकि उनका जो भी रचना कर्म है वो हमारे स्मरण में रहे और हमारे पीढ़ियों के स्मरण में रहे। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान और लेखक गांव के तत्वाधान में आयोजित इस संगोष्ठी में गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल समेत पहाड़ के साहित्यकारों की सृजन यात्रा को समझने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य भर से रचनाकार यहां जुटे हैं। कवियों के सम्मेलन में कविताएं गूंज रही हैं। इस सत्र में प्रोफेसर सिद्धेश्वर सिंह, डॉक्टर सुधा जुगरान, लोक भाषा विशेषज्ञ डॉक्टर नंदकिशोर हटवाल, इतिहासकार डॉक्टर योगेश धस्माना और डॉक्टर मेनका त्रिपाठी ने विभिन्न साहित्यकारों पर अपने समीक्षात्मक आलेख प्रस्तुत किए। गोविंद बल्लभ पंत जी को इनकी मुझे याद है बीए में जब मैं विद्यार्थी था नैनीताल में, हमारे पहले टीचर जिन्होंने मेरी पहली क्लास हिंदी की, जिनकी पहली क्लास मैंने अटेंड की थी, वो शेर सिंह बिष्ट सर थे। हाँ, पहली क्लास मैंने अटेंड की थी बिष्ट सर की। और पन्ना नाटक जो राजमुकुट का एक संक्षिप्त रूप है गोविंद बल्लभ पंत जी का, वो हमारे कोर्स में था, हम लोगों ने उसको पढ़ा। उसके बाद ये तो स्पष्ट था कि ये लेखक हैं। बाद में फिर जब आगे चल के पढ़ाई करना शुरू किया और हिंदी साहित्य कोश के भाग 1 और भाग 2 धीरेन्द्र वर्मा वाला जब उसको पढ़ा तो उसमें 2 गोविंद बल्लभ पंत की का जिक्र है, गोविंद बल्लभ पंत 1, गोविंद बल्लभ पंत 2। तो पता चला हमें कि ये जो गोविंद बल्लभ पंत, जिनकी एक मूर्ति लगी हुई है नैनीताल में, और जिसको हम लोग, उस मूर्ति की खासियत ये है कि उस मूर्ति के बगल में किताबें हैं। आजकल ऐसी मूर्तियां बड़ी मुश्किल से मिलती हैं जो किताबों के साथ हों या बैकग्राउंड में जिनके किताबें हों। मैं जो वो हिस्सा मैंने संस्मरण 2007 में लिखा था पंत जी पर, मैं उसका एक हिस्सा पढ़ूंगा बस। नियत तारीख और समय पर मैं पंत जी के निवास पर पहुंचा। उनकी पुत्र वधू ने दरवाजा खोला। मैंने अपना मंतव्य बताया तो उन्होंने बैठने के लिए क्या कहा। मैंने ध्यान दिया कि एक सुरुचि संपन्न बैठक, सोफे पर बैठा एक वृद्ध व्यक्ति
भूरे रंग की लंबी कमीज और सफेद पजामा पहने, ऐसा लगा कि इनको कहीं देखा है। प्रणाम किया तो उन्होंने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, वे साहित्यकार गोविंद वल्लभ पंत थे। मैं सोचने लगा, ऐसा क्या खास है इस मनुष्य में? क्या वह वही मनुष्य है जो अपने युग का चमकता हुआ सितारा था, जो पंडित राधेश्याम कथावाचक और पृथ्वीराज कपूर जैसी महान हस्तियों का सहयोगी था कभी? अब ये सारी बातें रही। हिंदी का विद्यार्थी होने के नाते एक बात में मेरी हमेशा रुचि रही है कि कोई भी साहित्यकार, उसके लिखे में उसका अंतः साक्ष्य कितना है, वो कितना मिलता है। नूरजहां उपन्यास पढ़ते हुए मुझे लगा, ये तो गुरु भक्त की जो रचना है नूरजहां, जिसमें वो खास उस प्रसंग आता है कि वो कैसे उड़ा कबूतर, उस बताती है ऐसे उड़ गया। सलीम इसी बात पे मोहित होता है उस पर। तो ये सारी चीजें पढ़ते हुए एक उपन्यास का मैं जिक्र करके अपनी बात खत्म करूंगा, तारों के सपने। तारों के सपने एक उपन्यास है। मुझे सारी चीजों पे मेजर करते हुए कि आखिर मैं कहां से पकड़ सकता हूं गोविंद वल्लभ पंत का जीवन उनके अपने कृतित्व में। 1955 में आया था और तारों के सपने, ये मुझे लगा कि शायद उस समय हम लोग फिल्म में काम करने वालों को सितारा नहीं कहते थे, आजकल स्टार्स कहलाते हैं ना, बोलो स्टार्स। उसकी भूमिका में लिखते हैं पंजी, 10 वर्ष पूर्व मुंबई प्रवास में कुछ मीठे कड़वे अनुभव हुए थे। उनके एक अंश पर कुछ सुने पड़े तथ्यों पर कल्पना की परिछाया गढ़कर मैंने यह उपन्यास लिखा है। इस उपन्यास में आए हुए किसी चरित्र का, किसी व्यक्ति की लांछना का उद्देश्य नहीं है, न इसके नायक की असफलता, क्योंकि सफलता असफलता की सीढ़ियों से चढ़ने का ही प्राप्य है और प्रत्येक असफलता में उतना ही घनिष्ठ सफलता छिपी हुई। पार्थसारथी डबराल जी एक जाने माने हिंदी कवि, संस्कृत के प्रकांड विद्वान और उत्तराखंड के साहित्यकार थे। डॉक्टर लक्ष्मी विलास डबराल पार्थसारथी जी का जन्म 25 फरवरी 1936 को तिमली गांव, डबराल पट्टी, पौड़ी गढ़वाल में हुआ। वे एक ऐसे वट वृक्ष थे जिनकी छाया में अनेक साधक पले। अपने युग के महान मनीषी डॉक्टर डबराल जी छात्र छात्राओं के बहुत हिमायती थे। पार्थसारथी जी के दादाजी सदानंद जी को संस्कृत कविता सिद्ध हो गई थी, इसीलिए उन्हें सिद्ध कवि कहते थे। सदानंद जी ने भी अपने पिता की तरह अनेक सामाजिक कार्य किए। उन्होंने देवप्रयाग में प्रथम संस्कृत पाठशाला की स्थापना की तथा 10 वर्ष तक उसके संस्थापक प्रधानाचार्य रहे। गोविंद चातक जी को आमतौर पर हम लोक साहित्य के अध्येता के रूप में और लोक साहित्य के संग्रहकर्ता के रूप में ज़्यादा जानते हैं, और लेकिन ऐसा होता है प्रत्येक लेखक के साथ, अगर वो उनका लेखक बहुआयामी है तो उनका कोई ना कोई आयाम दिखने से छूट जाता है। ऐसा ही गोविंद चातक जी के साथ भी हुआ, क्योंकि वो लोक साहित्य के, उत्तराखंड के लोक साहित्य के प्रथम अध्येता और पहले संग्रहकर्ता विद्वान थे। और पहली बार उन्होंने यहाँ के लोक साहित्य के संग्रह के साथ साथ उसका मौलिक तरह से विवेचन किया। उनका जो अनुसंधान का विषय था वो जौनसार बाबर के लोकगीत, गाथाएं और कथाओं पर उन्होंने अनुसंधान किया। इसी पर उनकी पीएचडी भी थी। और लोक साहित्य के विश्लेषण को लेकर के उन्होंने गढ़वाली, सबसे पहली उनकी किताब 1954 में छपी थी, गढ़वाली लोक कथाएं, जिसकी भूमिका राहुल सांकृत्यायन लिखी थी। और ये गढ़वाली लोक कथाओं की उस वक्त, उस समय की अपने तरह की पहली किताब थी। उसके पहले ओकले और तारादत्त गेरुला ने भी अंग्रेजी में लिखा था, लेकिन उनसे बिल्कुल हटके गोविंद चातक की ये किताब थी, बहुत मूल, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। हमको इनके द्वारा संग्रहित लोक कथाओं में लोक के मूल को महसूस करने के अवसर मिलते हैं। उसके बाद इनके 2 भाग और आए लोक कथाओं के। उसके बाद आकाश दानी दे पानी,
इस नाम से भी आपका एक लोक कथा संग्रह है। गढ़वाली लोकगीत एक सांस्कृतिक अध्ययन और भारतीय लोक संस्कृति का संदर्भ मध्य हिमालय, ये दो पुस्तकें बहुत ही लोक साहित्य को समझने की दृष्टि से, उसकी विवेचना की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। अपने प्रारंभिक लेखन के प्रारंभिक दौर में गोविंद चातक जी ने गढ़वाली में भी लेखन किया। शिव प्रसाद डबराल जी का जन्म तो एक कर्मकांडी परिवार में होता ही है 1912 में, और जैसे परिवेश था कि मूल नक्षत्र में पैदा हुए तो पंडितों ने, उनके तो दादा खुद बालादत्त जी भी ज्योतिषाचार्य थे, उन्होंने अब उनकी उस मिसेज से कहा, माता से कहा कि इसको दूध नहीं पिलाए, तो उन्होंने अपनी बुआ का दूध पी के उनकी परवरिश हुई। प्राइमरी तक गांव में पढ़ा, उसके बाद वो सिलोगी गुमखाल के पास एक जगह वहां पढ़े और बाकी की शिक्षा उन्हें मेरठ से प्राप्त की। एमए उन्होंने हिंदी में किया। 1935 में वे घूमते हुए बनारस भी गए, मदन मोहन मालवीय जी से भी मिले, और 1940 में फिर वो एक बैजनाथ हिमाचल के महाविद्यालय में वहां शिक्षक हो गए। उनकी रचनाशीलता देखिए कि हिमाचल में भी जो दौर था क्योंकि ब्रिटिश शासन का, और ब्रिटिश शासन में भी जो जिस तरीके का ईसाईकरण की जो प्रवृत्ति समाज के निचले तबके में बढ़ रही थी, उसको भी रोकने के काम पे लग गए आर्य समाज के साथ। फिर आर्य समाज ने उनकी योग्यता देखी तो लाहौर में भेज दिया आर्य प्रतिनिधि समाज के साथ, और 1950 तक हिंदी के और ये बाल जो साहित्य है 9 नाटक लिख चुके थे। तो मालवीय जी ने, मदन मोहन मालवीय जी ने उनकी प्रशंसा की, लेकिन मालवीय जी ने कहा कि देखो शिव प्रसाद, हिंदी में तो बहुत लिख रहे हैं, हिंदी का विषय बहुत लोगों के पास है, लेकिन आपको तो अपने उत्तराखंड के भूगोल और इतिहास पर काम करना चाहिए। मैं संक्षेप में उनके बारे में कहूंगा कि जब उनकी 60 में उत्तराखंड यात्रा दर्शन पहली पुस्तक आई तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने उस पर जो अपनी टिप्पणी की है कि अब तक का ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। डॉक्टर आर.एस. टोले ने कहा कि जो कुछ शिव प्रसाद डबराल ने किया या तो एटकिंसन ने किया था, लेकिन एटकिंसन का काम तो केवल एक प्रशासनिक व्यवस्था चलाने के लिए जो उपलब्ध कराना था, जो प्रशासनिक सूचनाएं देनी थी, लेकिन शिव प्रसाद डबराल ने किस तरीके से भूगोल के साथ, हिमाचल में, कश्मीर के साथ, नेपाल के साथ, और 28 वॉल्यूम उसके बाद नाटकों पे मौला राम के गढ़वाल और नेपाल के बीच के संबंधों के उनके काव्यों के माध्यम से जो इतिहास मिलता है, जो मौखिक परंपराएं रही थी, एक अद्भुत कि उत्तराखंड में अगर इतिहास पे कोई काम करेगा तो हो ही नहीं सकता कि बिना डबराल जी को देखे कर सकते। और इतना रिच उनका रेफरेंसेस, 23,000 पुस्तकें। एक स्त्री 60 और 70 के दशक में बेहद लोकप्रिय हुई। उत्तराखंड के साहित्यकारों पर जब चर्चा हो रही थी तो मैंने देखा शिवानी का नाम अछूता है, क्योंकि वो विवाह के बाद उत्तर प्रदेश की कही गई। आप देखिए विस्थापन का दर्द, कि जो जड़ें मजबूती से धरा की गहराइयों में जमी हुई हैं, उनको विस्थापित कर कर जब दोबारा कहीं पर उनको रोपा जाता है तो उसको अपने परिचय के लिए एक बार फिर बताना पड़ता है कि नहीं, जड़ें मेरी वही हैं। धूप की तरह फैलती हरिति माँ की हमारी सबकी लोकप्रिय शिवानी जी। शिवानी जी का जन्म वाकई राजकोट गुजरात में हुआ 1921, लेकिन महज 12 साल की उम्र में एक प्रतिभाशाली लड़की का पत्रिकाओं में आ जाना एक साधारण बात नहीं है। प्रतिभा की जड़ें कुमाऊनी ब्राह्मण वंश परिवार से जुड़ी थी और देश विदेश की सरहदों को पार कर कर आज शिवानी जन जन के हृदय में निवास करती है। स्मृति, संस्कृति और स्त्री के मर्म को जानने वाली थी शिवानी। स्त्री का दर्द, स्त्री के हर पहलू को उन्होंने छुआ और उनकी कथा या उपन्यास जो पढ़ लेगा वो करवट बदलेगा। हर स्त्री को लगेगा मेरे मन की बात कह गई शिवानी। सम्मेलन के अंत में प्रोफेसर सिद्धेश्वर सिंह, डॉक्टर किरण सूद, भारती मिश्रा एवं अन्य कवियों ने अपनी कविताओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। गणतंत्र भारत है विश्व गुरु, गणतंत्र भारत है विश्व गुरु,
राह स्वर्णिम रूपांतरम, बढ़े चलो अमृत ज्योति पुकारती, विश्वमेव कुटुंबकम। लोहे की तलवार बनो, लोहे की तलवार बनो, या टेसु कदम्ब का फूल, सुगंधित रहे राह नई, बचपन हो या हो यौवन। पगडंडी पर दौड़ रहे या गाड़ी भागे ज्यों त्रिशूल, रहे सुरक्षित जीवन व संपत्ति का स्वर्णमय भवन। काम भर नमी पाकर इतने उछाह में भर गए सब बीज कि रच दिया गया अंकुरण का जादू असीम। ये नन्हे आईने फिर, इन्हीं में जागता है जंगल, खिलते हैं सुंदर फूल, प्रकट होते हैं फल, जिन्हें कुतरने के कौतुक के लिए ही गढ़ी गई लगती है चिड़ियों की चोंच। यह जीवन है, इसी से झुठलाई जानी है शाश्वत नश्वरता, और चखना है अमर फल का स्वाद। कुछ नहीं गोपन, समेट कर ताक पर रख दिया गया है सब ग्रंथों का निचोड़। बात बस इतनी कि एक तृण की नोक पर टिकी हुई है यह पृथ्वी, और कभी भी खत्म नहीं होगा हरियाली का स्वप्न। अशक्त शिथिल शरीर से जब छीन लिए गए जमीन मकान के कागज, थरथराते कांपते हाथों से जब लिए गए चेक पर हस्ताक्षर, तो अनित्य देह में बसी नित्य परिपक्व यह आत्मा मर्म व्यथा से कराह उठी, और रिश्तों की रात में मन का सूरज डूबने लगा। ताकते पीपल नीम से बुदबुदाया, अब छोटे के पास चला जाऊंगा गांव छोड़। तो जूही की वल्लड़ियां मुस्कुराईं और बोला, शहरों में तो मुखौटे वाले लोग ही बसते हैं, स्नेह का मोल कहाँ, समय कहाँ, लोग दौड़ते अपनत्व की थकी परछाई के साथ रहते हैं, आप रह पाओगे कहाँ। एक दिन यो दुणी बटी टिकट कटणे छू, पैके त्यार और के म्यार कैलीजी रटणे छू। मिटी गई घाट बाट, हरे गई गाड़ गधियर, वार पार बाजार हाट, रेगो सुद्दे लड़बड़ाट। कटी गई बांझ बुरास, बुग्यालन में नीरेगे घास, डान कान मणमणाट, लगी रेगो लग लगाट। दूर पार गंगा घाट, पानी की कलकलाट, कलजों की छलछलाट, रेजा बुड़निक बड़बड़ाट। पहाड़ में बूढ़े बूढ़े अकेले रह गए हैं, बांझ बुरास कट गए हैं, गाड़े गधेरे हो गए हैं, सब जगह बाजार हाट है, और बुग्यालों की घास खत्म हो गई है। डूबा डूबा मन उतराया, ठहरा जल झकझोर चले। सारी जिम्मेदारी आप ही के ऊपर है। बर्फीली परतें टूटी हैं, अब उष्मा की ओर चलें। बीती बातें भंवर सरीखी, उलझ उलझ रह जाएंगे। पहला छोर मिला किस्मत से, आओ अंतिम छोर चलें, आओ अंतिम छोर चलें। माँ बण माँ घास कटत और बण और हैरू हिजान। माँ बण माँ घास कटत और बण और हैरू हिजान। वी का आँखों आंसू बगत, वी का आँखों आंसू बगत और समुंदर और गहरो हिजान, और समुंदर और गहरो हिजान। वह खड़ी उपाल चढ़त, वह खड़ी उपाल चढ़त और पहाड़ और उच्चू हिजान। वो खड़ी उकाल चढ़त और पहाड़ और उच्चू हिजान।
सुमरद वो अपना देवता थे और देवता और सुच्चू हुई जान और देवता और सुच्चू हुई जान। गलतियों से सीख लेता हर व्यक्ति, गलतियों से सीख लेता हर व्यक्ति, पढ़ता है जीवन के कई पाठ। गलतियों से सीख लेता हर व्यक्ति, पढ़ता है जीवन के कई पाठ। हर विपदा नई शक्ति, हर विपदा नई शक्ति, हर कदम पर ठोकर सिखाती है। सच का रास्ता जो मन को सुदृढ़ बनाती है, जो मन को सुदृढ़ बनाती है। इतिहास की गहराइयों में छिपा सबक, इतिहास की गहराइयों में छिपा सबक, पुरखों की गलती बन जाए रख, पुरखों की गलती बन जाए रख। कभी हार थी कभी जीत का इतिहास, कभी हार थी कभी जीत का इतिहास। हर पल में छिपा है अनुभव का राज, हर पल में छिपा है अनुभव का राज। ये ठौर पड़ाव कम बचे, ये ठौर पड़ाव कम बचे, रुके बहाव अब चले। अंजलि भर मोर पंख वैराग्य देकर ही मिले। कृष्ण सहित रहकर भी जो कृष्ण रहित रही सदा, कृष्ण सहित रहकर भी जो कृष्ण रहित रही सदा, वही पीड़ा हूँ मैं, मीरा हूँ। मैं समय की बेटी हूँ, मैं समय की बेटी हूँ। संघर्ष मेरा श्रृंगार है, चलती हूँ मैं तपते पथ पर, चलती हूँ मैं तपते पथ पर। सपनों की मुझ में धार है। न हार को पहचाना मैंने, न हार को पहचाना मैंने, न आंसू से रिश्ता जोड़ा। हर ठोकर से सीखा मैंने, हर सन्नाटे में दीपक छोड़ा। छोटे सपनों से क्या होगा, छोटे सपनों से क्या होगा। मैं तो गगन को छूना चाहूं, हर जंजीर को तोड़ चलूं मैं, बांध न पाओ इतना चाहूं। थकान से समझौता कैसा, थकान से समझौता कैसा। मैं तो गगन को छूना चाहूं, थकान से समझौता कैसा। मैं तो गगन को छूना चाहूं, जहां अंधेरा डसने आए वहीं सूरज की लौ बन जाऊं। छपैया लून अखबार में अपना बुबे फोटो, छपैया लून अखबार में अपना बुबे फोटो। सोशल मीडिया मत खूब भिजणी छन 4 दिन बेटी भगत राम बोड़े फोटो। सोशल मीडिया मत बहुत भिजणी छन 4 दिन बैठ भगत राम बोड़े फोटो। जो घौर नहीं आए 5 दिन बेटी, जो घौर नहीं आए 5 दिन बेटी बोलना छन जकबक हुई गए छे तो बल, तो तेबल जकबक हुई गए छे। जकबक हुए पूरे मो ऊ से छोटी उमरा उदयराम दादाजी बोना, ऊ से छोटी उमरा उदयराम दादाजी बोना। जकमक हुए पूरे मो ब्याल तख्त कुछ नहीं छो। एक ही दिन में कन फरके ऊँक मती, एक ही दिन में कन फरके ऊँक मती। उत खूब टकटका छाए सरेल भी और दिल दिमाग से भी, उत खूब टकटका छाए सरेल भी और दिल दिमाग से भी। और सहन शक्ति भी तो पर बाकी बात है वो सदान चुप रहनी, अपनी कुटुंबदारी की इज्जत का बहाना। वो सदान चुप रहनी, अपनी कुटुंबदारी की इज्जत का बहाना। और उन कम नहीं चाहे उनका भाग में लड़िक वारी का ताना पर भगत राम बोडन जो कभी किची खोलो। एक पहाड़ तुम्हारा एक पहाड़ है मेरा, तुम्हारी पहाड़ की सुबह को धूप बिस्तर पर पहुंचकर भी जगाने से डरती है। तुम्हारे पहाड़ की सुबह को धूप बिस्तर पर पहुंचकर भी जगाने से डरती है। और मेरे पहाड़ में चैता हर रोज धूप को सिखाती है उंगली पकड़कर चलाना। और मेरे पहाड़ में हर सुबह को चैता रोज सिखाती है धूप को उंगली पकड़कर चलना। और शिखर से उतार कर उसे धीरे धीरे पहुंचाती है पनघट तक। एक पहाड़ तुम्हारा एक पहाड़ है मेरा, मेरे पहाड़ के गले लग जाती है धूप। चौपालों में गूंजते हैं संवेद स्वर और पशुओं की घंटियों में संगीत। एक पहाड़ तुम्हारा
एक पहाड़ है मेरा, याद रखो भाई, पहाड़ अक्सर टूटता नहीं। याद रखो भाई, पहाड़ अक्सर टूटता नहीं, लेकिन टूटता है जब भी तो मुसीबत बनकर। लेकिन टूटता है जब भी तो मुसीबत बनकर। इसीलिए कहता हूँ, पहाड़ को पहाड़ रहने दो, नदी को नदी की तरह बहने दो। लेखक गांव में आयोजित इस संगोष्ठी में पहाड़ की सांस्कृतिक स्मृतियां, लोक की आवाज़ें और साहित्य की वो परंपरा दिखी जिसने पहाड़ के साहित्य को अलग पहचान दी है। पहाड़ में साहित्य की ये अविरल धारा यूं ही बहती रहे, इसी उम्मीद के साथ कार्यक्रम का यहीं समापन करते हैं। नमस्कार।